हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जग्गी लाल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइट्रेशन के बारे में। टाइट्रेशन क्या होता है और वो भी एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइट्रेशन होता क्या है, टाइट्रेशन की हमको जरूरत क्या पड़ती है और इसमें पॉसिबल क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, इसको दोनों तरह से हम ले सकते हैं, थ्योरेटिकल में और प्रैक्टिकल वे में। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन, तो देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे केमिस्ट्री में, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो किसी भी चीज को एनालाइज करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, हमारी जो एनालिसिस है वो दो तरह की होती है। ठीक है, एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस कहेंगे, केमिकल एनालिसिस। ठीक है, दो तरह की होती है। एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होती है हमारी क्या, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव ठीक है, तो केमिस्ट्री में दो तरह की एनालिसिस होती है केमिकल्स की, किसी भी केमिकल के लिए। ठीक है, एक होती है हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस की जब हम बात करें, क्वालिटी हमें फाइंड करनी होती है। क्वालिटी मतलब कोई भी हमको अननोन कंपाउंड मिला है और हमको बता देना कि भाई कंपाउंड ये है। ठीक है, अलग अलग स्टेप्स के थ्रू हम जाएंगे, अलग अलग जो टेस्टिंग के थ्रू हम जाएंगे और बता देंगे कि हमारा जो अननोन कंपाउंड है वो क्या है, ये है। ठीक है, उसका हमने नाम बता दिया, चाहे उसमें कितनी भी स्टेप्स हों, 1 2 3 4 5 6 कितनी भी स्टेप्स हों, स्टेप बाय स्टेप हम उसको एनालिसिस करते चले जाएंगे और हम बता देंगे इस कंपाउंड का नाम ये है। ठीक है, दूसरा है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी, हमको क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमको क्या करना है, क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि जो भी हमारा सॉल्यूट है इस सॉल्यूशन में कितना। ठीक है, और क्वांटिटी हमको किस में फाइंड आउट करनी होती है, ग्राम्स पर लीटर में। ठीक है, ग्राम्स पर लीटर में हमको क्वांटिटी उसकी फाइंड आउट करनी होती है। तो जो टाइट्रेशन जो होते हैं हमारे, टाइट्रेशन सारे के सारे किस में आते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आते हैं, क्वांटिटी फाइंड आउट करने में यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब टाइट्रेशन में जनरली हम पढ़ते क्या है। अब देखिए आपके पास एक तो नॉन सॉल्यूशन होता है, एक अननोन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नॉन सॉल्यूशन मतलब आपको उसमें पता है, आपको उसके बारे में पता है कि इसमें जो भी सॉल्यूट है, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, ठीक है, उसके बारे में आपको पता है कि इसमें जो है 1 लीटर में इतना घुला हुआ है। ठीक है, दूसरे वाला जो होता है अननोन सॉल्यूशन, एक नॉन सॉल्यूशन हमारा होता है, एक अननोन सॉल्यूशन होता है। नॉन सॉल्यूशन और एक होता है अननोन सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो नॉन सॉल्यूशन के बारे में आपको पता है कि कितना इसकी कंसंट्रेशन है। ठीक है, कितने ग्राम 1 लीटर में घुला हुआ है। ठीक है, ये नॉन सॉल्यूशन मतलब आपको इसके बारे में पता है कि 1 लीटर में कितने ग्राम सब्सटेंस घुला हुआ है। दूसरा अननोन सॉल्यूशन, ये वाला जो होता है ये हमारी तरफ से दिया जाता है, लैब में जो भी काम चल रहा होता है। ठीक है, जब लैब में हम काम कर रहे होते हैं तो ये लैब की तरफ से दिया जाता है अननोन सॉल्यूशन और इसकी स्ट्रेंथ आपको फाइंड आउट करनी होती है। किसमें फाइंड आउट करनी होती है, ग्राम पर लीटर में। ठीक है, तो ये है बेसिकली। अब ये होता क्या है कि जैसे अब एसिड और बेस की हम बात करें तो एसिड और बेस के अंदर क्या होगा, एक हमारा एसिड है और एक हमारा बेस है। ठीक है, तो चाहे एसिड नोन हो और चाहे बेस नोन हो, तो जो भी नोन है उसको हम मानेंगे और एक जो भी नोन नहीं है, जैसे मान लो अगर एसिड नोन है तो बेस आपको अननोन मिलेगा। ठीक है, अगर बेस नोन है तो एसिड आपको अननोन मिलेगा। ठीक है, तो जो अननोन सॉल्यूशन आपको मिला हुआ है उसकी स्ट्रेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ आपको बतानी है कि क्या है, कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इसकी जो स्ट्रेंथ क्या है ग्राम्स पर लीटर में। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है न्यूट्रलाइजेशन पे। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब अगर आपके पास एसिड है, ठीक है, नॉन एसिड है तो अननोन बेस होगा आपके पास। ठीक है, अगर नॉन बेस है तो अननोन एसिड होगा। ठीक है, इस तरह से ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल करने का मतलब जैसे मान लो, देखिए अब होता है क्या, न्यूट्रल की जब हम बात करते हैं भाई, एक हमारा क्या है एसिडिक, एक हमारा क्या है बेसिक और एक हमारा क्या होता है न्यूट्रल। तीन ही हमारी कंडीशन होती हैं। ठीक है, तो पीएच हम बात करें जैसे 7 है,
7 pH से इस साइड के सारे हमारे क्या होंगे, एसिडिक होंगे, और इस साइड के कैसे होंगे, हमारे बेसिक होंगे। ठीक है, इस साइड के बेसिक होंगे। तो अब क्या है कि जो हमारा एसिडिक है और बेसिक है, तो एसिडिक सब्सटेंस को हमें न्यूट्रल करना है, तो उतने ही अमाउंट में, ठीक है, उतने ही इक्विवेलेंट में हमको बेस ऐड करना पड़ेगा। अगर हमको बेस को न्यूट्रल करना है तो उतने ही इक्विवेलेंट हमको एसिड के इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले एक बार से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे ग्लासवेयर्स हैं, जो लैब में यूज होते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हमको ग्लासवेयर्स की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से अदर इक्विपमेंट हमको जरूरत पड़ती है, कौन कौन से हमको केमिकल लगने हैं। ठीक है, और ये एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये 2-3 चीज़ों की हमको जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए एक हमको जरूरत पड़ती है किसकी, ब्यूरेट की। ये हमारी ब्यूरेट होती है, कुछ इस तरह से ब्यूरेट होती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इसका आउटलेट होता है और यहाँ पे कॉक लगी होती है। ठीक है, एक यहाँ पे टोंटीनुमा लगी होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसमें मार्किंग रहती है, इसमें क्या होती है, मार्किंग रहती है। और जो लैब में आपको जो मिलती है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 50 ml। ठीक है, 50 ml होता है वो, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्यूरेट। ठीक है, एक हमारी पिपेट होती है, पिपेट कुछ इस तरह से होती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आप जो है जब भी लैब में जाएंगे इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी और कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होगे और आप जो रिजल्ट एक्यूरेट निकाल पाओगे अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो देखिए इस तरह की कुछ ब्यूरेट हमारी पिपेट होती है, पिपेट होती है। और देखिए पिपेट जो है क्या है, ये अलग अलग वॉल्यूम की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर ये 10 ml की पिपेट है, ठीक है, 10 ml, सीसी भी लिखा मिलता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक ही बात है। तो अगर ये 10 ml की पिपेट है तो क्या है, यहाँ पे एक मार्क बना होता है। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, मुंह लगा के इसको सक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मार्क लगा होता है, तो होता क्या है कि जब आप इसमें सक करेंगे और यहाँ तक सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक जो सॉल्यूशन आएगा वो समझ लीजिए कैसा होता है, हमारा 10 ml होगा। ठीक है, वही हमारा 10 ml होगा। इससे जब आप ऊपर ले जाएंगे तो वो 10 ml नहीं होगा, ये और भी बड़ा होता है, ताकि जब हम सॉल्यूशन को सक करें तो हमारे मुंह में ना जाए। ठीक है, तो मान के चलिए आपने इसको यहाँ तक फिल कर लिया, इस तरह से लेके हम फिल करते हैं और फिल करने के बाद से इस पर अंगूठा लगा लेते हैं। अंगूठा लगाने के बाद क्या धीरे धीरे छोड़ते चले जाते हैं, और जब तक हम छोड़ते चले जब तक कि इस मार्क तक सॉल्यूशन ना आ जाए। ठीक है, तो इस मार्क तक सॉल्यूशन आ गया, इसका मतलब क्या होता है, वो हमारा क्या है, एग्जैक्ट 10 ml है। इसके बाद हमको एक जरूरत पड़ती है कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क हमारा कुछ इस तरह का होता है, ये होता है कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये ब्यूरेट है, ठीक है, इसके भी अलग अलग वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, इस पर भी कुछ मार्क्स बने होते हैं, इसके भी अलग अलग वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम ये चूज करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से और अपने सॉल्यूशन के हिसाब से हम इसको चूज करते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हमारा कुछ इस तरह से लंबी नेक वाला होता है, इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, इस पे एक मार्क बना होता है। ये मार्क जो बना हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर आपका 20 ml का है, 20 ml का अगर हमारा क्या है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और मीजरिंग फ्लास्क भी हमको इसको बोलते हैं कहीं कहीं, मीजरिंग फ्लास्क। ठीक है, मीजरिंग फ्लास्क होता है या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, इसमें ही हम क्या करते हैं, नॉन सॉल्यूशन बनाते हैं। और अननोन सॉल्यूशन भी इसी में बनता है, लेकिन कंसंट्रेशन वो जो अननोन सॉल्यूशन है उसको कौन, लैब में बनाया जाता है। ठीक है, लैब में जो आपको एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, जो टीचर आपको एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं वो बना के देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मार्क बना होता है और ये इस तरह से कुछ होता है हमारा। ठीक है, इस पर और कोई मार्किंग नहीं होती है, बीच में खाली एक फाइनल मार्क होता है और उस मार्क तक हमको फिल करना होता है। और यहाँ पे एक इसमें क्या है, कॉर्क लगी होती है। ठीक है, एक इसके लिए एक डार्ट लगी होती है, इसको एक ढक्कन लगा होता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ये यूज होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फनल, एक फनल यूज होता है। ठीक है, एक होता है स्टैंड, ब्यूरेट स्टैंड। ब्यूरेट स्टैंड कुछ इस तरह से बना होता है।
ठीक है, और उस पर एक यहाँ पे एक क्लैंप यहाँ लगा होगा, एक क्लैंप यहाँ लगा होगा, जिसमें कि हम क्या करते हैं, ब्यूरेट को फिक्स कर देते हैं। इस तरह से हम ब्यूरेट को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ब्यूरेट स्टैंड। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और मेजरिंग फ्लास्क, फनल, पिपेट, ब्यूरेट। ठीक है, देखिए पिपेट कभी कभी क्या है, एक इस तरह की पिपेट भी हमको मिल जाती है, कोई बात नहीं है। ठीक है, एक ही बात है, चाहे ये वाली मिले चाहे ये वाली मिले। ठीक है, इस तरह से करके हमको एक मिल जाती है। यहाँ पे क्या करते हैं, उसमें बबलर लगाते हैं और बबलर की सहायता से हम इसको सक करते हैं। अगर बबलर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुंह से भी इसको सक कर सकते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे मार्क बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्क बने होते हैं। अगर मान लीजिए 50 ml की है, ठीक है, तो इस पर 10-10 पे बने होंगे। ठीक है, या 5-5 पे बने हो, तो इस तरह से। अब देखिए ये क्या हमारी होती है, ग्रेजुएटेड पिपेट। ग्रेजुएटेड पिपेट होती है। मतलब अगर मान लीजिए 50 ml की आपकी पिपेट है, ठीक है, तो आप इससे क्या 5 ml भी ले सकते हैं, 10 ml भी ले सकते हैं, 15 ml भी ले सकते हैं। ठीक है, 50 ml तक जितना आपको चाहिए उतना ले सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो पिपेट होती है, इसका फिक्स होता है वॉल्यूम। ठीक है, अगर 10 ml की तो आप उससे 10 ml ही ले पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो जनरली लैब में इस तरह की मिलती है, जब एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो इस तरह की हमको मिलती है। हायर लेवल पर जब हम जाएंगे तो इस तरह की भी हमको पिपेट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने बता दिए, सारे के सारे ग्लासवेयर्स के बारे में मैंने बता दिया कि हमारे कौन कौन से ग्लासवेयर्स यूज होते हैं। कोनिकल फ्लास्क होता है, इस तरह का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, जब आप एग्जाम में प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, एग्जामिनर आता है तो पूछ लेता है कि भाई ये आपके सामने रखा हुआ क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोनिकल फ्लास्क, मतलब क्योंकि इसकी जो शेप है वो कोन की जैसी है। ये हमारी ब्यूरेट होती है, ये दोनों हमारी पिपेट हैं, ये फनल है, ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक और मेजरिंग फ्लास्क है, और ये हमारा क्या, ब्यूरेट स्टैंड है। ठीक है, और एक होता है बीकर, इसकी हमको कभी जरूरत पड़ती है। यहाँ पे देखिए एक इस तरह से कुछ इसकी चोंच जैसा निकली होती है। ठीक है, ये क्या होता है, बीकर। ठीक है, बीकर होता है, ये भी 10 ml, 20 ml, 50 ml। ठीक है, इस तरह से इस पर मार्किंग भी होती है, 10 ml, 20 ml, 50 ml की, अगर बड़ा आपका बीकर है तो। अब इसको बीकर क्यों कहते हैं, लोग जब एग्जामिनर जब पूछ रहा होता है, जब एग्जामिनर जब लैब में आपके में आ जाते हैं तो क्या करते हैं लोग, जब पूछते हैं भाई ये क्या है, तो लोग क्या कहते हैं, साहब ग्लास है। ठीक है, लेकिन ग्लास नहीं कहेंगे आप, इसको क्या कहेंगे, बीकर। क्योंकि बीकर में क्या है कि यहाँ पे चोंचनुमा निकली होती है, बीक में चोंच। ठीक है, तो उस बीक से बना बीकर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, बीकर, ब्यूरेट स्टैंड, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और मेजरिंग फ्लास्क, फनल, पिपेट, ये दोनों, ब्यूरेट और कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, तो ये जो ग्लासवेयर्स हैं जिनकी जरूरत आपको पड़ती है जब हम एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से रिजेंट्स हैं जिनकी हमको जरूरत पड़ती है इस टाइट्रेशन में। तो देखो ये जो वीडियो है, देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये जो वीडियो आप इसको ध्यान से देखिए। जब भी आपको एसिड बेस टाइट्रेशन करना हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख के, ध्यान से सारी चीजें समझ के आप लैब में चले जाइए और आप एग्जैक्ट आंसर निकाल के दे दोगे। ठीक है, स्ट्रेंथ आप निकाल के दे दोगे। तो देखिए केमिकल्स रिक्वायर्ड, केमिकल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, कौन कौन सी केमिकल्स की आपको जरूरत पड़ती है एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए। जैसा कि आपको पता है एसिड बेस टाइट्रेशन हम कह रहे हैं। ठीक है, तो एक हमको एसिड चाहिए और एक हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड हम इसमें लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या लेते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। और स्ट्रॉन्ग बेस हम लेते हैं NaOH। ठीक है, तो देखिए ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला हमारा इस तरह से होता है COOH। और जो लैब में हम यूज करते हैं इस टाइट्रेशन में, तो वो हमारा क्या होता है, डाइहाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जिनको हमें यूज करना है किसमें, एसिड बेस टाइट्रेशन में। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग क्यों है और ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, वीक क्यों नहीं है। ठीक है,
और स्ट्रॉन्ग है तो क्यों स्ट्रॉन्ग है। देखिए जब भी आप साइंस पढ़ते हैं तो क्यों, कैसे, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए इनके रिप्लाई, ठीक है। तो देखिए इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस हम इसको कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है कि जब भी हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कराएंगे तो पूरी तरह से ये डिसोसिएट हो जाएगा, पूरी तरह से ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए दोबारा से NOH नहीं बनाएगा, ठीक है, दोबारा से NOH नहीं बनाएगा। इसी तरह से ऑक्जेलिक एसिड की हम बात करें तो क्या होगा, COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से इसमें देखिए एक OH है और इसमें क्या है H पॉजिटिव ये है, तो इस H पॉजिटिव क्योंकि ये H पॉजिटिव दे रहा है तो इसलिए इसका जो नेचर होता है कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। जितने भी हमारे एसिड होते हैं वो सारे के सारे क्या है, H पॉजिटिव देते हैं, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। बेस जो हमारे होते हैं इसकी वजह से, बेसिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है, OH नेगेटिव की वजह से होती है, ठीक है, ड्यू टू दिस बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, इससे आपको क्या करना है, इनको न्यूट्रल करना है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई हम एसिड के अंदर बेस डालते चले गए या फिर बेस के अंदर हम एसिड डालते चले गए तो हमको पता कैसे चलेगा कि न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये न्यूट्रल हो गया। तो देखिए इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर का काम क्या होता है, इंडिकेट करना, वो हमको इंडिकेट करेगा। जैसे कि जब आप जा रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, आपके पीछे कोई गाड़ी आ रही है तो अब ये तो नहीं है रोक के आप उसको बताएंगे कि भाई मैं इस साइड में मुड़ रहा हूँ या इस साइड में मुड़ रहा हूँ, या आप उसको इशारे से बताएंगे खिड़की में से कि भाई मैं इधर मुड़ रहा हूँ, ठीक है। नहीं, आप क्या करते हैं, जो हमारे रियर इंडिकेटर्स है उनको ऑन कर देते हैं। जिधर आपको टर्न होना है उस वाले इंडिकेटर को आप ऑन कर देंगे, वो समझ जाएगा पीछे वाला कि ये किधर मुड़ना है इसको, ठीक है। या फिर आगे से कोई व्हीकल आ रहा है तो आपने क्या किया, आपको राइट हैंड मुड़ना है तो राइट हैंड वाला जो इंडिकेटर है आप उसको ऑन कर देंगे तो वो सामने वाले को पता चल जाएगा ये मुड़ने वाला है, ठीक है। तो इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करना। तो यहाँ पे भी जो इंडिकेटर होता है वो हमको इंडिकेट करेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हुआ है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेटर हम यूज करते हैं फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर का हम यूज करते हैं। और फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर जो होता है इसकी देखिए ये इसकी दो बातें होती हैं, ठीक है। ये दोगला होता है एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। क्या कि एसिडिक जब नेचर होता है, ठीक है, जब एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर होता है तो क्या होता है, कलरलेस होता है। जब बेसिक के अंदर होता है तो इसका कलर कैसा होता है, पिंक हो जाता है, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन कैसा होगा, ये कलरलेस होगा। अब बेसिक के अंदर क्या होगा, ये बेसिक सॉल्यूशन में कैसा होगा, ये पिंक कलर का होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने एसिड लिया हुआ है, ठीक है, आपने क्या किया हुआ है, एसिड लिया हुआ है और आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, बेस ऐड कर रहे हैं। तो जब आपने एसिड लिया उसके अंदर आपने फिनोल्फथेलिन डाल दिया तो कोई कलर नहीं होगा। जब आप उसके अंदर बेस ऐड करेंगे तो क्या कलर आ जाएगा, ठीक है। तो वो इंडिकेट कर देगा कि ये न्यूट्रल हो चुका है पूरी तरह से। अगर आपने बेस लिया है, बेस के अंदर आपने फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर डाल दिया तो डालते ही पिंक कलर आ जाएगा। और जब आप एसिड डालेंगे तो पिंक कलर कैसा होगा, डिसअपियर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमको इंडिकेट करेगा कि सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जो इसमें यूज होते हैं और किस तरह से इसको हमें परफॉर्म करना होता है, ठीक है, इस तरह से। और इसमें कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। जब हमारा एग्जाम होता है तो एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज होते हैं तो किस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूलाज की हम बात करते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो कि इसमें यूज होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हाँ देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, ठीक है, सारे ग्लासवेयर्स आपको मिल चुके हैं, सारे केमिकल्स आपको मिल चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये केमिकल, मान लीजिए आपको ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का आपको नॉन सॉल्यूशन बनाना है। तो ऑक्जेलिक एसिड हम कितना लेंगे, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड हम कितना लेंगे भाई, वो तो हमको निकालना है ना सबसे पहले। तो जब ऑक्जेलिक एसिड कितना लेंगे उसको निकालने के लिए एक हमारा फॉर्मूला होता है W = NeV/1000,
ठीक है, W इक्वल टू NeV/1000। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, जितना हमको कि कितना हमको जो है सब्सटेंस लेना है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, एक हमारा फॉर्मूला होता है, हाँ यहाँ पे एक बार देख लो, N हमारा क्या है, नॉर्मलिटी, E हमारा क्या है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, V हमारा क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से N हमारा नॉर्मलिटी, E हमारा इक्विवेलेंट वेट और V हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए ऐसे मान के चलिए अगर आपको ऑक्जेलिक एसिड लेना है, ठीक है, और ऑक्जेलिक एसिड का, अब देखिए कोई भी आप सॉल्यूशन बनाओगे ना किसी में तो बनाओगे उसको, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम आपको पता होगा पहले से ही। जैसे मान लीजिए आपको 250 ml का आपको क्या मिला, कोनिकल वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या मेजरिंग फ्लास्क मिला आपको। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या है, मेजरिंग फ्लास्क, पहले भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, मेजरिंग फ्लास्क ये 250 का, ये कितने का है, इसका वॉल्यूम क्या है 250 ml, यहाँ तक जो है इसके अंदर 250 ml आएगा। ठीक है, तो 250 के अंदर आपको बनाना है, तो 250 के अंदर आपको बनाना है तो कितना हम ऑक्जेलिक एसिड लें। ठीक है, तो उसके लिए देखिए W, अब आपको ये वॉल्यूम पता चल गया, ये वाला जो वॉल्यूम है ना इसके हम बात कर रहे हैं V, ये वाला V, इस V की आपको पता चल गया, यहाँ पे क्या रखेंगे 250 रखेंगे। ठीक है, E इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि जो भी हमारा एसिड हो या बेस हो, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसका जो भी रिप्लेसेबल उसमें H पॉजिटिव या OH नेगेटिव होते हैं उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम बात करें NaOH के केस में, NaOH के केस में हम बात करें, ठीक है, तो NaOH के केस में हम बात करें तो इसका कितना होता है, मोलिकुलर वेट 40 होता है, तो 40 होता है और इसमें से एक OH निकल सकता है, तो इसको एक से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे ही हम क्या करेंगे, किसके लिए निकालेंगे, ऑक्जेलिक एसिड के लिए निकालेंगे। ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वो हम लिखेंगे, और ऑक्जेलिक एसिड में रिप्लेसेबल H पॉजिटिव कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको किसा क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका वो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया, V आपका आ गया। ठीक है, यहाँ से आपको V आ गया, यहाँ से आपको इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी क्या है कि ये फिक्स ये दी हुई होती है। ठीक है, जब भी आपको एक्सपेरिमेंट मिलेगा वहां पे दी हुई होगी कि आपको नॉर्मल N/10 का बनाना है, N/20 का बनाना है, ठीक है, N/50 का बनाना है, जितने का भी आपको बनाना है वो आपको यहाँ पे दी हुई रहेगी। ठीक है, तो उसको आप पुट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट पुट करेंगे, ठीक है, और वॉल्यूम पुट करेंगे जितने में आपको बनाना है, और 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या होगा, W निकल के आ जाएगा, आपका क्या होगा, W निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो W आपका निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, W जो निकल के आया है उसको हम क्या करेंगे, इस मेजरिंग फ्लास्क के ऊपर एक हम क्या लगाएंगे, फनल लगाएंगे। इस तरह से जो फनल होता है, फनल लगाएंगे, और फनल लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्सटेंस है, ठीक है, जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड या फिर बेस NaOH जो भी निकल के आया है, ठीक है, उसको जो हमने वे किया हुआ है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे उसको। ठीक है, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान रखेंगे एक भी क्रिस्टल उसका बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक भी क्रिस्टल उसका बाहर इधर उधर नहीं गिरना चाहिए। अगर इधर उधर गिरा तो समझ लिए सॉल्यूशन जो है उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपने ऐड किया। ठीक है, ऐड करने के बाद से क्या किया आपने कि जो भी जैसे मान लो अगर डिस्टिल वाटर में बनाना है या टेप वाटर में बनाना है, ठीक है, तो वो वाटर इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देखिए अब हम टेप वाटर लेंगे या डिस्टिल वाटर लेंगे, ये डिपेंड करता है टाइट्रेशन के ऊपर। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको Cl, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर सल्फेट, इस तरह की चीजें हमको डिटरमाइन करनी है तो वहाँ पे एसिडिक, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर लेंगे, अदरवाइज टेप वाटर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या टेप वाटर ले सकते हैं, डिस्टिल वाटर भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपने क्या किया, इसके अंदर क्या किया, सब्सटेंस डाला। सब्सटेंस डालने के बाद से इसमें धीरे धीरे आप वाटर ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, सब्सटेंस प्लस वाटर ऐड करते चले जाएंगे। तो जब आप वाटर इसके अंदर ऐड करते चलेंगे तो क्या है, जो वाटर की हेल्प से क्या होगा, जो भी हमारा सब्सटेंस है वो इसके अंदर आता चला जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा और इसमें वाटर ऐड करने के बाद सपोज यहाँ तक आपने वाटर ऐड कर लिया, उसको शेक करा लो अच्छे से। शेक कराने के बाद से आपको क्या करना है, ये पूरा घुल जाए,
पूरा घुलने के बाद आप क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम यहाँ तक मेकअप कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे और वाटर ऐड करके इसको यहाँ तक मेकअप कर देंगे। ठीक है, मेकअप करने के बाद क्या करते हैं, ध्यान रखेंगे कि ये निशान है इस मार्क से जो ना तो नीचे होना चाहिए और ना इस मार्क से ऊपर होना चाहिए। अगर आपने इससे नीचे रखा तो उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाएगी और इसके ऊपर रखा तो उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट इस मार्क्स तक रखना है, इस मार्क तक आप रखोगे तो क्या, ठीक है, वाटर इसमें ऐड कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो कॉर्क है इसका जो ढक्कन है उसको हम लगाएंगे। ठीक है, लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक दो बार इसको ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे इसको कर लेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब वाटर आपने ऐड किया इसके अंदर तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा है, ऊपर कंसंट्रेशन कम है। तो जब आप इसको उल्टा सीधा कर दोगे, एक बार दो बार उल्टा सीधा कर दोगे तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा बन के आ जाएगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, नोन सॉल्यूशन बन के आ जाएगा। इस सॉल्यूशन की हेल्प से जो भी आपको अननोन सॉल्यूशन मिला हुआ उसी कंसंट्रेशन, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला था। एक हमारा फॉर्मूला होता है N1V1 इक्वल टू N2V2, N1V1 इक्वल टू N2V2। एक ये फॉर्मूला होता है टाइट्रेशन के लिए। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है हमारा स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू नॉर्मलिटी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है। तो ये तीन आपके टोटल फॉर्मूले होते हैं जब हम टाइट्रेशन की बात करते हैं। ये W निकालने के लिए होता है, जो सब्सटेंस आप ले रहे हैं उसका वेट निकालने के लिए। ये किसके लिए होता है, कंसंट्रेशन निकाल, उसकी नॉर्मलिटी निकालने के लिए होता है। और ये जो आपके पास है, ये फाइनल जब सारा हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है तो उस समय हम स्ट्रेंथ इसकी हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मलिटी आपको निकालनी है। वही दो सॉल्यूशन है आपके पास। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन है, एक नोन और एक अननोन। तो अब होगा क्या कि एक सॉल्यूशन की आपको नॉर्मलिटी पता होगी। ठीक है, जो आपके पास जो बना हुआ सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मलिटी आपको पता है, भाई आपने तो बनाया है वो, उसका वॉल्यूम कितना ले रहे हैं वो भी आपको पता है। दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मलिटी आपको नहीं पता है, अननोन सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी आपको नहीं पता है, लेकिन कितने वॉल्यूम आप लेने वाले हैं वो आपको पता है। तो जब आपको ये दोनों चीजें पता है और ये पता है तो आप N2 आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब क्या हुआ, नॉर्मलिटी आपने निकाल ली। ठीक है, तो नॉर्मलिटी जब आपने निकाल ली, जो भी आपका कंपाउंड है, ठीक है, जो भी आपका सब्सटेंस है उसका आपको इक्विवेलेंट वेट पता है, तो आप स्ट्रेंथ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले थे हमारे। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इस प्रैक्टिकल को हम, इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, उसकी रीडिंग्स, इसकी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो कैसे बनाई जाती है। ठीक है, और उसके क्या हमको प्रिकॉशंस लेने होते हैं एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखिएगा ये एक सेटअप इस तरह से बनाया हुआ है कि एक स्टैंड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये ब्यूरेट स्टैंड है। ये हमारा क्या, ब्यूरेट स्टैंड। ठीक है, सॉरी, ये ब्यूरेट है हमारी स्टैंड, तो ये है, ये हमारी ब्यूरेट है और ये क्या हमारा ब्यूरेट स्टैंड है। ठीक है, तो ब्यूरेट स्टैंड में हमने क्या किया, ब्यूरेट को लगा दिया। लगाने के बाद क्या किया, उसको फिल कर दिया। ठीक है, अब देखिए करते क्या है कि जैसे मान लीजिए ब्यूरेट है आपकी, ठीक है, ब्यूरेट को आपने इसमें लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद से वॉश करने के बाद में उसको क्या करेंगे, एक बार साफ पानी से धो लेंगे। धोने के बाद से उसको चेक करते हैं, इसका जो टैप है, ठीक है, उसको बंद करके इसको देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सॉल्यूशन हम इसमें डालेंगे तो वो भले ही टैप बंद है, कभी कभी क्या होता है लीकेज होती है ब्यूरेट हमारी। ठीक है, जब वो खराब हो जाती है तो लीकेज होती है, तो उस लीकेज को हमें चेक करना रहता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको बंद करने के बाद उसमें वाटर ऐड करके देखेंगे और थोड़ा देखेंगे कि हाँ भाई इसमें से वाटर निकल तो नहीं रहा है, पानी इसमें से निकल तो नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है, इसका मतलब ब्यूरेट हमारी ठीक ठाक है और हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमने उसको स्टैंड में लगा दिया। देखिए ये वीडियो पूरा होने के बाद से ना मैं इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी लेके आने वाला हूँ। ठीक है, उसमें मैं इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाऊंगा लैब में। ठीक है, उसका ही वीडियो एक में डालने वाला हूँ। तो देखिएगा सेटअप हमने इस तरह से बनाया। इस तरह से बनाने के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर हमने बेस भर लिया। जो सॉल्यूशन हमको मिला है, ठीक है, बेस हमारा कैसा सॉल्यूशन मिलेगा हमको, अननोन, जो कि लैब के द्वारा सप्लाई किया जाएगा, जो टीचर आपको एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं उनके द्वारा सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, ब्यूरेट के अंदर जो बेस का सॉल्यूशन है आपने भर लिया और वो अननोन है। अब देखो जब हम भरते हैं सॉल्यूशन तो क्या करते हैं कि इसको एक बार, जैसे मान लो यहाँ पे 50 है,
ठीक है 50 सीसी यहाँ पे मार्क लगा हुआ है 50 का। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने ऊपर तक भर लिया विद द हेल्प ऑफ फनल, ठीक है फनल लगा के इसको भरा जाता है, ध्यान रखेंगे फनल लगा के इसको भरा जाता है। और भरने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा छोड़ेंगे, इसको खोलेंगे, खोलने के बाद क्या होगा, जब ये पूरी तरह से इसके अंदर जो एयर बबल्स है वो निकल जाने चाहिए, ठीक है। जब इसको खोलेंगे तो इसमें से क्या होगा, सारे के सारे एयर बबल्स निकल जाएंगे। तो जब एयर बबल्स निकल जाएंगे फिर इसकी रीडिंग हम सेट कर देंगे 50 पे, ठीक है। इसकी रीडिंग जो है सॉरी 0 होगा यहाँ से, ठीक है यहाँ 0 होगा और नीचे जाके कितना होगा हमारा 50 होता चला जाएगा। नहीं 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 देख लेना जो भी है उसके हिसाब से हम इसको ऊपर 0 ही होता है, ठीक है। पूरा हमारा कितने का है 50 का है, ठीक है। एक बार जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो और इसको कंफर्म कर देंगे कि 0 इस पर कहाँ मार्क होता है, ठीक है। वैसे तो यहीं 0 होता है क्योंकि ऊपर से ही हम इसको क्या करते हैं वॉल्यूम लेते चले जाते हैं, ठीक है। 10 ml 15 ml 20 ml 25 ml इस तरह से हम 50 ml तक लेते चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो अब हमने इसको लगा दिया। अब जैसे ही हमारा 0 पर मार्क आ जाए तो हम क्या करेंगे, फनल को इसमें से हटा देंगे, ठीक है। फनल को इसमें से हटाने का रीजन ये होता है कि अगर मान लो थोड़ा बहुत उसमें बचा हुआ है तो क्या होगा, वो 50 ml को क्या करेगा वो बढ़ा देगा, ठीक है। कंसंट्रेशन इसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसका जो वॉल्यूम है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम इसको फनल को निकाल देंगे। निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, कोनिकल फ्लास्क जो हमने लिया हुआ है, कोनिकल फ्लास्क में हम क्या करेंगे 10 ml या 20 ml जैसा आपको प्रोवाइड किया गया है उस हिसाब से आप इसके अंदर क्या करेंगे एसिड सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। और एसिड सॉल्यूशन हमारा कैसा है, नून है, इसकी स्ट्रेंथ आपको पता है क्योंकि ये आपने बनाया है तो इसकी स्ट्रेंथ आपको पता है। तो आपने क्या किया 10 ml मान लीजिए लिया आपने, कितना लिया 10 ml, ठीक है 10 ml आपने लिया ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन जो कि नून है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम इंडिकेटर ऐड करेंगे। इंडिकेटर हमारा क्या, फिनोल्फथालीन, ठीक है। फिनोल्फथालीन क्या एक वहां पे एक छोटा सा ड्रॉपर रखा हुआ, उस ड्रॉपर की हेल्प से हम क्या करेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स, ठीक है 2 से 3 बूंदें काफी होती है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो 2 से 3 ड्रॉप हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा कि इसमें किसी भी तरह का कोई कलर नहीं आएगा, इसमें किसी भी तरह का कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। कलरलेस सॉल्यूशन होगा ये, ठीक है। ठीक है कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा फिनोल्फथालीन है वो क्या होता है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, ठीक है। फिनोल्फथालीन हमारा कैसा होता है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है। तो जब फिनोल्फथालीन इसके अंदर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कलरलेस होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सारा कुछ हमने कर दिया है, एसिड का हमने सॉल्यूशन ले लिया, इंडिकेटर हमने ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर बेस इसके अंदर इससे ब्यूरेट से इसके अंदर ऐड कराते चले जाएंगे। क्या करेंगे, बेस इसके अंदर ब्यूरेट में से ऐड कराते चले जाएंगे। तो देखिए आप देखेंगे कि जिस जगह पे इस कोनिकल में जिस जगह पे बेस गिरेगा सॉरी, तो जिस जगह पे क्या होगा बेस गिरा है वहां पे कैसा होगा, पिंक कलर होगा, ठीक है। जिस जगह पे बेस गिरा है वहां पे पिंक कलर होगा, क्यों, क्योंकि जहां पे गिरा है ना वहां पे बेस की कंसंट्रेशन है, बेस की स्ट्रेंथ वो ज्यादा है, तो इसलिए वहां पे क्या होगा पिंक होगा। आपको थोड़ा सा शेक करा देंगे, पिंक कलर चला जाएगा। फिर आप ऐड कराएंगे, फिर पिंक होगा, फिर आप शेक कराएंगे, फिर कलर वो चला जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जैसे ही आप उसके अंदर एक ड्रॉप इसके अंदर जो एक ड्रॉप गिराएंगे तो क्या होगा, वो लाइट पिंक आ जाएगा, ठीक है। लाइट पिंक एक ड्रॉप पे आ जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे सावधानी से जो है कि जैसे ही हमारे एक ड्रॉप गिरे और कलर उसका कैसा आ जाना चाहिए, पिंक आ जाना चाहिए, लाइट पिंक, ठीक है। डार्क पिंक नहीं चलेगा। डार्क पिंक का मतलब यह है कि उसके अंदर बेस ज्यादा ऐड हो गया इसलिए वो डार्क है, ठीक है। तो लाइट कलर आ गया उसका, वो आपका कहलाएगा एंड पॉइंट, वो आपका क्या कहलाएगा एंड पॉइंट, ठीक है। व्हेन कलर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड solution and indicator becomes light pink in color is known as end point,
ठीक है, वो आपका एंड पॉइंट कहलाएगा। जैसे ही आपने लास्ट उसके अंदर एक ड्रॉप ऐड की, ठीक है, तो उसका लाइट पिंक कलर आ गया, वो आपका क्या कहलाएगा, एंड पॉइंट कहलाएगा। ठीक है सॉरी। अब देखेंगे कि देखिए ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप क्या करेंगे, एक इस तरह से ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के बाद जो आपकी रीडिंग आती चले जाएंगे उनको इसमें भरते चले जाएंगे। तो मान लीजिए 1 बार किया आपने, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 6 बार किया। ठीक है, आप इसको जब तक करते चले जाएंगे जब तक कि कंकोर्डेंट रीडिंग ना आ जाए। कंकोर्डेंट रीडिंग का मतलब होता है दो एक जैसी, एक के बाद एक जैसी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पहला एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, पहली बार आपने उसको परफॉर्म किया, ठीक है, नेक्स्ट दूसरी बार आपने परफॉर्म किया, तीसरी बार परफॉर्म किया, चौथी बार परफॉर्म किया। ठीक है, तो आपका ऐसे मान के चलिए सपोज 12 आया, एंड पॉइंट आपका कितना आया, 12। ठीक है, पहले वाले में आपका 12 आया, दूसरे में मान लो आपका 13 आया, तीसरे में फिर आपका 12 आ गया। ठीक है, चौथे में मान लो आपका फिर 13 आया, पांचवें में आपका फिर 12 आया। ठीक है, छठवें में फिर आपका 12 आया। तो देखिए अब ये चीज नहीं चलेगी कि पहले आपको 12 आया था, फिर 13 आया, फिर 12 आया, फिर 13 आया। ठीक है, दो चाहे भले ही आप पहले किया आपने इन दोनों में आ जाए सेम, इन दोनों में सेम आ जाए, या इन दोनों में सेम आ जाए, तो दोनों रीडिंग जो है एक जैसी होनी चाहिए, एक के बाद एक। वो हमारी क्या कहलाता है, कंकोर्डेंट रीडिंग कहलाती है। ठीक है, अब इनिशियल ब्यू रेट की रीडिंग की जब हम बात करें तो क्या इनिशियल रीडिंग क्या आई थी, 0। ठीक है, 0.0। फाइनल जितना यूज हुआ, मान लीजिए आपका 13 आई, ठीक है, 13 ml आई आपका, 13 आई इसकी जो फाइनल रीडिंग। ठीक है, और NaOH हमारा कितना यूज हुआ, 13 जो रीडिंग आई है आपको 13 ही होगी। कंकोर्डेंट रीडिंग जो है ये नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि कंकोर्डेंट रीडिंग हमको भी पता नहीं है, ये हम नहीं लिखेंगे, इसको खाली छोड़ेंगे। दूसरा वाला क्या किया आपने, देखिए जब आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन इसमें से आपने गिरा दिया, इसको क्या करेंगे, दोबारा से फिल करेंगे, 0 तक इसको दोबारा से लाएंगे। ठीक है, तो 0.0 आपने लिया, सेकंड रीडिंग मान लो आपकी 12 आ गई, तो NaOH आपका कितना यूज हुआ, 12 ml, और कंकोर्डेंट रीडिंग अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तीसरी बार आपने फिर सेम चीज आपको करनी है कि उसको 0 तक लेके आएंगे। ठीक है, उसको दोबारा से फिल करके 0 तक लेके आएंगे, और 0 तक लाने के बाद से आपने इसको परफॉर्म किया दोबारा। ठीक है, 12 आया, और फिर दोबारा आपका 12 आ गया एक बार। ठीक है, तो 12 जब आपका एक बार आ गया तो फाइनल रीडिंग यही आपका NaOH यूज होगा, और ये आपकी क्या कहलाएगी, कंकोर्डेंट रीडिंग कहलाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाएगी, कंकोर्डेंट रीडिंग कहलाएगी आपकी 12। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। देखिए जब भी आप एक बार आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्योंकि आपका उसके अंदर क्या है, एसिड और बेस दोनों चीजें मौजूद हैं। ठीक है भाई, हम कर क्या रहे हैं, हमने क्या किया हुआ है, हमने एसिड के अंदर बेस डाला है, हमने क्या किया हुआ है, एसिड के अंदर बेस डाला है। ठीक है, तो जब एसिड के अंदर हमने बेस डाला है तो क्या होगा, हमारा सॉल्ट बनेगा। ठीक है, क्या होगा, सॉल्ट बनेगा। ये एसिड है हमारा COOH, इसके अंदर हमने क्या किया, NaOH डाला है, हमने क्या किया, NaOH डाला है, तो क्या बनेगा, ये हमारा सॉल्ट बनेगा, COONA। ठीक है, प्लस क्या बचा आपका, H2O प्लस H2O। इस तरह से आपका ये क्या बना, सॉल्ट बना है। ठीक है, ये क्या है, आपका सॉल्ट बना है। तो क्या करेंगे, जब आपका कोनिकल में ये परफॉर्म हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, इसको धोएंगे, धोने के बाद जो है ठीक से, ठीक है, और फिर इसको थोड़ा सा एक बार ड्राई करेंगे, वाटर जो उसके अंदर ऐड है वो सारा का सारा वाटर हटा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए एक रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग, और जब तक हम लेते चले जाएंगे जब तक कि हमारी कंकोर्डेंट रीडिंग ना आ जाए। ठीक है, तो कंकोर्डेंट रीडिंग आपकी आ गई तो ये हमारा क्या कहलाएगा, V2 कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, V2 कहलाएगा। आपका क्या है, N1 और V1 आपको पता है। ठीक है, N1 V1 आपको पता है, और N2 आपको निकालना है। ठीक है, V2 आपका पता चल गया। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए N1 V1 इक्वल टू N2 V2, ये दोनों चीजें आपको पता है, ये आपको पता चल गया, तो ये आप निकाल लो। ठीक है, तो जब ये आप निकाल लोगे तो ये नॉर्मलिटी कहलाएगी। किसकी नॉर्मलिटी कहलाएगी, अननोन सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन किसकी,
ठीक है, अननोन सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी कहलाएगी। तो ये आपको पता, आपने निकाल ली अननोन सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी। अब इसके बाद आप फॉर्मूले में लगा दो। कौन सा वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला मैंने बताया था स्ट्रेंथ के लिए आपको, स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप लगा दो तो आपका क्या है, स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी। और स्ट्रेंथ किस में निकलेगी, ग्राम पर लीटर में। ठीक है, ग्राम पर लीटर में आपकी स्ट्रेंथ निकल के आएगी। ठीक है, तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल क्या है, ठीक है, इस तरह से था ये सारा का सारा। ठीक है, तो ये जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है, आप इसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो कि एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों होता है, नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये आपको सारी चीजें पता चल, कंकॉर्डेंट रीडिंग क्या होती है ये आपको पता चल गया, इंडिकेटर कौन सा यूज होता है ये आपको पता चल गया, एंड पॉइंट क्या होता है ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो सारी चीजें आपको पता चल गई। ठीक है, तो इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिर इंटरव्यू में आपको पूछ लिए जाते हैं कि भाई एसिड बेस टाइट्रेशन है, उसमें इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं, ठीक है, एंड पॉइंट क्या होता है, कंकॉर्डेंट रीडिंग क्या होती है, ठीक है, और स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और नॉर्मलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को हम वेट करेंगे किसी टाइट्रेशन के लिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये था पूरा इसका थ्योरेटिकल पार्ट। जब अगला हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें सारा इसका क्या एक्सपेरिमेंट वे में इसको सारे को पूरा जो एक्सपेरिमेंट इसको मैं परफॉर्म करूंगा लैब में। ठीक है, उसका मैं एक वीडियो आपको अलग से देने वाला हूँ। ठीक है, प्रिकॉशंस कौन कौन से होते हैं जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में प्रिकॉशंस कौन कौन से हमको लेने होंगे। तो देखिए, जब भी हम लैब में एंटर करते हैं तो हमारा काम होता है कि हम लैब कोट पहन के जाएं, ठीक है, एप्रिन पहन के जाएं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम एप्रिन पहनेंगे। ठीक है, और दूसरा लैब में घुसने के बाद से एग्जॉस्ट फैन को ऑन करना होता है। एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, आपको क्या करना है, एग्जॉस्ट फैन को ऑन करना है। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो तो आपकी क्या ग्लव्स अगर जरूरत है एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट में आपको ग्लव्स पहनने हैं क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, बेस आपके हाथ पे गिरेगा, कपड़ों पे, देखिए कपड़ों पे अगर गिरेगा तो क्या लैब कोट है आपको बचा लेगा आपके कपड़ों को। अगर हाथ पे कहीं गिरता है तो क्या होगा कि आपके जो ग्लव्स पहने हुए आपको प्रोटेक्शन उससे मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए जब भी हम एक लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं अपने दोनों तरफ का, अपने आगे पीछे सारे लोग जो और लोग काम कर रहे हैं कि उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटेंशनली बहुत से लोगों की आदत होती है ये कि इंटेंशनली वो कुछ सोचते हैं कि भाई हम तो बच गए, हम दूसरे वाले को कर दे। तो इस तरह के जब मुझे कैंडिडेट मिलता है ना तो उसको मैं बाहर कर देता हूँ हमेशा के लिए, फिर उसको लैब में एंट्री मिलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अपने चक्कर में दूसरों का नुकसान कर रहा है। भाई आप ये मान के चलिए आप लैब में काम कर रहे हैं, ठीक है, और कोई ग्लासवेयर टूटा, कोई रीजन आपको कोई केमिकल आपके कपड़ों पे आया, आपकी स्किन पे आया, ठीक है, आपकी बॉडी पे आया, तो पढ़ाई लिखाई आपकी बेकार है। ठीक है, मेरा मानना ये है, सारी चीज़ें आपको पता है तो हर चीज़ आपको जो है क्या करना है, हर चीज़ का आपको प्रिकॉशन लेना है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको करनी हो। और दूसरा आपको क्या करना है, जो ग्लासवेयर्स आप यूज़ करेंगे वो साफ़ होने चाहिए। ठीक है, ग्लासवेयर्स आपके साफ़ होने चाहिए और ध्यान से काम करेंगे। ये नहीं कि आपका फ़ोन बज रहा है, आपने कुछ वे कर रही है, मान लीजिए आप इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना तो आपको फ़ोन बजने लगा, आप फ़ोन पे ध्यान देने लगे। ठीक है, तो सारा अपना जो कंसंट्रेशन है उस लैब एक्सपेरिमेंट पर करिए। ठीक है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे वो काम आएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बगल में दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।